तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इंजन? हीट मीन्स थर्मल एनर्जी, हीट मीन्स थर्मल एनर्जी, और इंजन मीन्स जो वर्क कर सके। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके, राइट? आपके पास जो इंजन होते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे होते हैं, आप पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल बर्न होता है, हीट जनरेट करता है, उससे पिस्टन को ढकेलता है और गाड़ी का चक्का घूमता है, वर्क होता है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी गाड़ी में जो इंजन है क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? जो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक सोर्स होता है जो हीट प्रोवाइड करता है। जो लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, आपको पता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करती है। तो जो सोर्स है उसका जो टेम्परेचर है, सपोज T1 है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए उससे जिसको हीट दी जा रही है। हमें हीट ऑफ फ्लो बनाए रखने के लिए एक सिंक यूज करना पड़ेगा। इट इज सिंक। तो जो हीट का फ्लो है सोर्स से किसमें होगा? सिंक में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 रखा है। जब T1 इज ग्रेटर देन T2 है, मतलब द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो हीट का फ्लो T1 टू T2 या फिर सोर्स टू सिंक होगा। क्लियर एकदम? अब जो ये हीट आ रही है, इसे हमें वर्क में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर एक वर्किंग सब्सटेंस होगा जो बेसिकली इंजन है। इंजन का मेन पार्ट यही है। यहां से जो हीट आ रही है, सपोज जो हीट आ रही है इट इज Q1। टेम्परेचर फ्लो करना मतलब क्या? टेम्परेचर तो डिफरेंस है, फ्लो तो हीट करेगी, थर्मल एनर्जी करेगी। जो हीट आ रही है इट इज Q1। अब ये जो हीट है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एनर्जी आ रही है इसको आप दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में या तो वर्क करने में। तो ये वाला जो एनर्जी आई थी दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ वर्क हो जाएगा और कुछ हीट आगे चले जाएगी। समझ में आ रहा? तो यहां पे हमने Q1 भेजा था, यहां पे Q2 पहुंचा। जो टोटल एनर्जी, यस बेटा, देयर आर, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन मतलब जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक सोर्स है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक सिंक है, इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए रखा है कि हीट फ्लो कर सके। लॉ ऑफ नेचर से आपको पता है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करे। इस केस में जो फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, जो हीट चली थी यहां से वो थी Q1। यहां पे उस हीट से थोड़ा सा वर्क ले लिया और बची हुई हीट में यहां पहुंच गई Q2। इसका मतलब है जो Q1 था कुछ वर्क बना और बचा हुआ Q2 भाग आगे पहुंच गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट इस पे? यहां से Q1 चला था, मैंने पाइप से पानी डाला, कुछ पानी खेतों में डला गया, कुछ आगे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आप खेतों में नहर से पानी आता है, किसान ने कुछ पानी यूज कर लिया खेत में, वो वर्क हो गया और बाकी का पानी आगे चला गया। यही हो रहा है। यहां से Q1 हीट आई थी, थोड़ा सा वर्क यूज कर लिया, बची रिमेनिंग हीट यहां होगी। इस केस में जो वर्क डन है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? W इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? Q1 माइनस। एकदम क्लियर है? अच्छा, यदि मैं चाह रहा हूं मेरा इंजन एफिशिएंट हो, बहुत अच्छे से वर्क करे, तो मुझे W यदि मैक्सिमम चाहिए तो किसकी वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी? मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी यहां पे वर्क में कन्वर्ट हो, Q2 में कम जाए। मतलब सिंक का टेम्परेचर जितना कम होगा मुझे वर्क उतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा? 100% यदि मुझे चाहिए वर्क, मैंने जितनी एनर्जी भेजी पूरा का पूरा वर्क में बदल जाए, तो मुझे Q2 को क्या कर देना चाहिए? 0। यदि मैं यहाँ पे Q2 को 0 कर दूं, यदि मैं Q2 को 0 कर दूं तो क्या हो जाए? W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मतलब जितना मैंने पेट्रोल डाला पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट होगा, इंजन गर्म नहीं होगा। होता है क्या ऐसा? ये कहानी वाली बात है, इट इज नॉट
कि सिंक का टेम्परेचर यदि 0 कर दिया और मैं सारा वर्क करा लूँ, ऐसा सोचने लगूँ, तो फिर मैं हर जगह से वॉक करा सकता हूँ। रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को मैंने खींचा और वॉक करवा लिया, मुझे सिंक की रिक्वायरमेंट ही नहीं। यानी मेरे पास अब एनर्जी के अनलिमिटेड सोर्स हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल नहीं होती, अदरवाइज मैं कहीं से भी कुछ भी काम करवा लेता, मुझे पेट्रोल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रूम के टेम्परेचर से वॉक करवा लिया, जो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये तो रही बात कपोल कल्पनाओं वाली यही। तो यहां पर हमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लें, क्योंकि अभी आप हीट इंजन देख रहे हैं, इसके बाद एकदम आइडियल हीट इंजन देखेंगे, दुनिया का बेस्ट इंजन बनाने की कोशिश की थी सैडी कार्नोट ने 1824 में, और वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर आईएमपी में। तो हीट इंजन को के बाद ही आपको समझ में आएगा। इट इज सोर्स, इट इज सिंक, इट इज वॉकिंग सब्सटेंस। यहाँ पे आपने कोई सब्सटेंस लगेगी जो वॉक करवाएगा। बेसिकली यहाँ पे आइडियल गैसेस रखी जाएगी आइडियल इंजन के लिए, बाकी में तो आप जानते हैं डिफरेंट रख सकते हैं। जो वर्क डन होगा इट इज Q1 माइनस Q2। यहाँ तक समझ में आया? तो पहले इतना नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, डालें हीट इंजन, डायग्राम ड्रॉ कर लें। Efficiency of heat engine. The efficiency basically ratio है, लिखें the ratio of efficiency of heat engine, the ratio of work obtained by the engine, ratio of work obtained by the engine, work obtained by the engine in a complete cycle, in a complete cycle, and absorbed heat, and absorbed heat, and absorbed heat is called the efficiency of heat engine, is called the efficiency of heat engine. इसको आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। efficiency of heat engine work obtained in a complete cycle upon absorbing. Absorbed के बजाय इसको देखो प्रोवाइडेड, हीट प्रोवाइडेड by the source. इसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज द सिंबल? एंडिंग ईटा, ईटा, ईटा। तो ईटा इक्वल्स टू होगा, अगर आपको सिंपल टर्म में लिखना है, जितना वर्क आपको मिला, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। ईटा, ईटा, बेटा ध्यान रखना, ध्यान से समझो इसको। इफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो, हीट इनपुट मतलब जितनी हीट आपने प्रोवाइड की उसमें से कितनी हीट ने वर्क कर पाई, मतलब सारी एनर्जी तो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, जितनी हो पाई। मतलब कि जो आपने डायग्राम बनाया था इसमें से हीट आ कितनी रही थी Q1 और वर्क कितना हो रहा था W। ठीक है, बचा हुआ पोर्शन जो वेस्ट गया इट इज Q2।
तो जितना वर्क हुआ और जितनी हीट दी इसका रेशियो, इट मींस वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन Q1। इज इट क्लियर? W अपॉन Q1। लेकिन W की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी थी? Q1 माइनस अपॉन, आई कैन राइट efficiency equals to Q1 upon Q1 1 Q2 by, this is the expression for efficiency of heat engine, eta equals to 1 minus Q2 upon Q1। मतलब जितने हीट आई और जितने हीट वेस्ट हुई दोनों का रेशियो। Is it clear? नेक्स्ट लाइन से efficiency of heat engine, efficiency of heat engine, efficiency of heat engine is 1, efficiency of heat engine is 1, या ब्रैकेट में लिख लेना 100% is 1, ब्रैकेट में लिखना 100% only if Q2 equals to 0, only if Q2 equals to 0। 0 होने पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी बाहर? ये तभी हो सकता है जब Q2 की वैल्यू 0 हो, मतलब सिंक में कोई हीट ना, जितनी हीट आई थी पूरी वार्प हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। But it is not practically possible. But it is not practically possible. But it is not practically possible. जब ये लाइन सुनी, एक साइंटिस्ट ने बोला था देखते हैं हम भी कैसे पॉसिबल नहीं है, और चैलेंज ले लिया। सैडी कैरनाट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंजन बना के दूंगा। और ये सोच रहे कब है वो 1824 में, उस वक्त वो सोच रहे फ्रेंच साइंटिस्ट थे कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन बना के दूंगा, और उन्होंने दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन बना के दिया उस समय। आज के इंजन में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बस दिक्कत ये थी वो इंजन हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन में, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने हर चीज आइडियल बना दी। जैसे मैं इमेजिन करूं कि क्लास का एक स्टैंडर्ड, एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें कोई बुराई हो, 100%, है ना? वो इमेजिनेशन नहीं हो सकता है। या मदर एंड फादर को लगता है कि उनका एक आइडियल सन या डॉटर एकदम आइडियल, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ कमियां नजर आ जाती है। तो यहाँ पे इंजन के साथ वही होने वाला है। हम जो इंजन पढ़ रहे हैं कार्नोट इंजन, ये किताबों में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हेडिंग पुट करो कार्नोट्स इंजन। कार्नोट्स इंजन चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो हाइपोथेटिकल, साफ साफ लिख सकते हो हाइपोथेटिकल है CARNO, कार्नोट्स इंजन। पूरा नाम था इनका सैडी कार्नोट, जिन्होंने बनाया था। सैडी कार्नोट। अब बेटा ध्यान रखना, ये जो इंजन था ये एक
आइडियल इंजन जैसा था, इसकी हर चीज स्टैंडर्ड है, हर एक प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसलिए आप इसको एक बात और समझने के लिए लिख सकते हो, इट इज रिवर्सिबल इंजन, मतलब इसकी हर एक प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? डू यू नो? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हर चीज अपोजिट की जा सकती है। सपोज इस बात को आप समझे, सपोज मेरे पास एक आइडियल गैस रखी है किसी कंटेनर में, ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री डायथर्मिक है, मतलब हीट इससे पास हो सकती है। इस पर एक पिस्टन लगा दिया मैंने जो कि फ्रिक्शन लेस है, कोई भी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, मतलब किसी प्रकार की एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अभी इस पर इस कंडीशन में इसका प्रेशर मान लो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T या T0 मान लो, और इस प्रोसेस को मैं इतना स्लो कर दूं कि जब मैं पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जितना वर्क मैं करूंगा इस पर वो सारा का सारा वर्क जो उसमें एनर्जी चेंज होगी वो थर्मल एनर्जी बाहर चले जाएगी कंडक्टिंग बॉडी से, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो इस लेयर पर प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगा V1 और टेम्परेचर फिर भी कितना होगा T0 होगा। पिस्टन और नीचे आएगा, P1 आप P2 कर लो, P2 P3 V3 और यहां पर आया तो क्या P4 V4, ठीक है। बहुत स्लो पिस्टन जा रहा, धीरे धीरे पिस्टन को हमने ऊपर करना स्टार्ट किया, तो जब वापस गया, ये वाली प्रोसेस थी जब हमने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन हुआ ना। अब जब हमने एक्सपेंशन किया तो हमें वही वैल्यूज एग्जैक्टली मिलने लगी, मतलब यहां पर क्या होगा P4 V4 T0 P3 V3 T0, मतलब हमें वही चीजें वापस मिलने लगी एग्जैक्टली जब हमने इस पे एक्सपेंशन किया। इट इज कंप्रेशन। इस केस में हम इसे बोल सकते हैं कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस। इनिशियल कंडीशन में जैसा था पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस हमें वही चीजें मिल गई, कुछ भी चेंजेस नहीं। तो इस प्रकार की प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एग्जैक्टली सेम होती है। तो कार्नेट का इंजन बोलता है कि यहाँ इस इंजन की सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब इनिशियली और फाइनल में कोई लॉस नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा एक रिवर्सिबल इंजन होगा। तो इसमें उन्होंने टोटल एक साइकिल में 4 प्रोसेसेस कराई। तो पहले एक ग्राफ से इसको समझ लें, तभी कार्नेट समझ में आएगा। याद है हमने कल पूरी ग्राफ स्टडी की थी, वही ग्राफ हम बना रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। इस एक्सिस को हमने क्या लिया था और इस एक्सिस में क्या लिया था। मैं आपको कार्नेट इंजन का 1 साइकिल समझा रहा हूं। 1 साइकिल में 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। 2 स्टेप्स एक्सपेंशन से रिलेटेड है और 2 स्टेप्स कंप्रेशन से रिलेटेड है। मतलब ये इंजन सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करता है, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन करता है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन करता है। ऐसे मिला के एक साइकिल में कितनी प्रोसेस हुई, राइट। सबसे पहले मान लीजिए अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, कोई पॉइंट है E। इस वक्त जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। इज इट क्लियर? अब मैं यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा हूं, इस केस में क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, कर्व बहुत तेजी से नीचे आएगा कि स्लाइटली नीचे आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होती है, दैट्स व्हाई ये जो कर्व बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आया? इस केस में इस जो पॉइंट की मैंने वैल्यू दिया मान लो B, इस केस में प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2 और T की वैल्यू कितनी हो गई
T1 ही होगी क्योंकि आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज। इज इट क्लियर? यहां मैं क्या लिखूंगा? T1। इज इट क्लियर? बिकॉज ये वाला जो पूरा प्रोसेस था था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? आफ्टर दिस कार्नोट इंजन की जो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपको पता है कि प्रोसेस फास्ट की जाती है, दैट्स व्हाई इसका ख्याल हम बहुत तेजी से नीचे लाएंगे। ये पहुंच गया सी पर, दिस पॉइंट इज सी। इस केस में प्रेशर कितना होगा? P3, वॉल्यूम कितना होगा? P3 और टेम्परेचर कितना होगा? T2। एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होता है, हीट कांस्टेंट है। आया समझ में? पिछला लेक्चर इसलिए समझाया गया था आपको पूरा का पूरा जो ग्राफ था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? सबसे पहले यहां से यहां तक ए से बी में आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हुआ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सेकंड वाला भी एक्सपेंशन ही है, वहीं से कर रहा है। हाँ वहीं से कर रहा है। ये प्रोसेस आगे चल रहा है, प्रोसेस है मतलब एक प्रोसेस हुई, इसका दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो, हाँ उसी को कंटिन्यू करना है। मतलब अभी प्रोसेस कंटिन्यू है, एक कंप्लीट साइकिल को समझ रहे हैं। कार्नोट इंजन का एक साइकिल में टोटल मिला के 4 प्रोसेसेस हैं। तो पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये जहां पे फिनिश होगी वहां से अगली प्रोसेस स्टार्ट होगी। 11 जहां से खत्म होगा वहां से 12 स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आप पहुंच गए यहां पे। जब इतना वर्क कर लिया आपने तो आपने एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया, मतलब पिस्टन क्या हो रहा है देखो समझो इस चीज को। ये पिस्टन ऊपर गया, यहां था पिस्टन ऊपर चला गया, एक्सपेंशन हुआ। बस एक्सपेंशन दो प्रकार से कराया, पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। जब एक्सपेंशन हो गया आप क्या करेंगे? कंप्रेशन। अब कंप्रेशन करा रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल है मतलब प्रोसेस स्लो होगी। कर्व कैसा बनाओगे? मान लीजिए यहां पर आगे दिस इज द पॉइंट डी। इस केस में प्रेशर कितना होगा? P4, वॉल्यूम कितना होगा और टेम्परेचर कितना होगा? T2। आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल था, दैट्स व्हाई T की वैल्यू चेंज नहीं। आइसोथर्मल कंप्रेशन। इज इट क्लियर? देन द फाइनल, यहां से वापस लेके जा रहे हैं एरिया बैटिक कंप्रेशन। फिर से वापस आ जाएगा T1, V1 और T1 क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये रहा वन साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन। एक साइकिल में 2 स्टेप्स एक्सपेंशन से जुड़ी हुई है, 2 स्टेप्स कंप्रेशन से जुड़ी हुई है। पहला वाला क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड क्या हुआ? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहले से आप ड्रॉ करिए। यदि आप कार्नोट इंजन के इस साइकिल से वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इन एरियाज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 टाइप के वर्क हो रहे हैं। वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन बाय आइसोथर्मल कंप्रेशन और वर्क डन बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन। इज इट क्लियर? इस केस में यदि हम इन एरियाज को देखें तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन कितना होगा? यहां से लेके ये वाला एरिया। इज इट क्लियर? सपोज इसके हम कुछ नाम रख दें एन, एम, एल एंड आर। इस केस में वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन कितना होगा? यू वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन कितना होगा? आप बताओ। व्हाट्स योर नेम? आशीष है। यस आशीष बताएं। जितना वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन के द्वारा किया गया, यदि मैं इसको मान लेता हूं, मान लीजिए कि W1, ठीक है,
इसके द्वारा किया गया वर्क W1 है, किस एरिया के इक्वल होगा? एरिया ऑफ ए बी एंड मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ बी। यदि मैं इस वर्क को W2 मान तो इसका वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? BC BC एंड इसी प्रकार से मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। W3 कितना होगा बोलो? वर्क डन बाय isothermal compressor DC and और इसी प्रकार से मुझे फोर्थ वर्क कैलकुलेट करना है। W4 कितना होगा? एरिया ऑफ ए डी एल आर। इज इट क्लियर? कोई डाउट इस पर? नोट कर ले सेकंड चार्ट। बेटा बेसिकली ये भी हीट इंजन है, पहले ड्रॉ कर ले फिर समझा देते हैं। बातचीत क्यों हो रही है? एक ऐसा सिलेंडर है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस रखा जाएगा और इसका बेस जो है कंडक्टिंग वॉल होगा। दोनों साइड की जो वॉल्स है ये एडियाबैटिक होगी और ये डायथर्मिक होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ लो अच्छे से। इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है और जो सिलेंडर है इसका बेस कंडक्टिंग, ओके, और वॉल्स कैसी है? एडियाबैटिक। हमने लिख दिया सिलेंडर विद कंडक्टिंग बेस। इसका बेस कंडक्टिंग है, ध्यान रखना। वॉल्स कैसी है? एडियाबैटिक। मतलब हीट जो भी ट्रांसफर होगी यहां से होगी, यहां से नहीं होगी। पिस्टन होगा जो फ्रिक्शनलेस होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। मैंने आपसे बोला कैंडिडेट बढ़ने का मतलब एकदम आइडियल कंडीशन, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, सब कुछ परफेक्ट है। तो पिस्टन मूव करता है, पिस्टन मूव करता है और फ्रिक्शन नहीं होता। इसकी वॉल से थोड़ी सी भी हीट रिलीज नहीं होती और इसकी वॉल से 100% हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसके पीछे एक स्टैंड होगा। हर चीज परफेक्ट है, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, दोनों वॉल्स एडियाबैटिक है, बेस कंडक्टिंग है
लेकिन यदि इस सिलेंडर को उठा के इस स्टैंड पर रख दिया तो ये स्टैंड इंसुलेटेड है, मतलब अगर इस पर रख दिया तो हीट रिलीज नहीं होगी। एक बात समझे, आपको दो प्रकार के प्रोसेस करना था। पहले करना था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में ये सिलेंडर इस पर रखा होगा कि इस पर नहीं रखा होगा? इस पर नहीं रखा होगा, क्योंकि अगर इस पर रखा होगा तो पैक हो जाएगा, डायनेमिक, ये हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। ये बात समझो, हीट यहां से नहीं जा सकती, हीट यहां से भी नहीं जा सकती। पिस्टन भी एडियाबैटिक है, इससे भी हीट नहीं जा सकती, मतलब हीट के जाने का रास्ता यहां से। बात समझ में आ रही? अगर इस सिलेंडर को मैंने इस पर रख दिया, ये तो एडियाबैटिक है, इंसुलेटेड है ना, तो इस केस में ये वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया? पैक हो गया। तब कौन से प्रोसेस करेगा? एडियाबैटिक। लेकिन यदि मैं स्टैंड हटा लूंगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा, उस समय क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। तो ये स्टैंड पे कभी रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। तो जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो सिलेंडर को स्टैंड पर रखेंगे। डायथर्मिक के केस में हटा लेंगे। चार स्टेप को समझो। पहले स्टेप नंबर 1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सिलेंडर किस पर रखा है? स्टैंड पर नहीं रखा है, स्टैंड पर नहीं रखा है, तब तो हीट पास हो रही। इसके बाद होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सिलेंडर किस पर रख दिया? स्टैंड पर, इसलिए एडियाबैटिक होने लगा। इसके बाद है आइसोथर्मल कंप्रेशन। सिलेंडर को स्टैंड से हटा दिया, हीट बाहर जाने लगी। और चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, वापस किस पर रख दिया? स्टैंड पर रख दिया। क्योंकि आपको इस कार्नोट इंजन के एक साइकिल में कितनी प्रोसेस करनी है? 4। यहाँ तक एकदम क्लियर है? इसके डेराइवेशन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेकर घर में पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ये एक लेक्चर में फिनिश नहीं होता है, 2 में फिनिश होता है। राइट? थैंक यू।